So good morning everyone. My name is Abhishek Yadav and I welcome you all on the digital platform of Akar IAS. So in today's session we are going to complete the लोक अदालत. ठीक है, as you all know in the last session हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग दी National Legal Service Authority Act of 1987, and this particular act is important because this particular act was the base for the establishment of लोक अदालत. ठीक है, तो हमने नालसा के बारे में लास्ट सेशन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम लोक अदालत पे बात करेंगे. ठीक है, लोक अदालत की एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से फंक्शन करता है. ठीक है, क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं. एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अगर मान लीजिए लोक अदालत 11 मार्क्स में ही आ जाए तो आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है उसका दे पाए. तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे आया, कैसे बना, देन उसके ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब स्टैब्लिश किस तरीके से किया जाएगा. अदर देन दिस उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या उनकी पावर होगी, कहां तक उनका जुरिडिक्शन होगा, और अदर की अगर हम बात करें कि व्हाट्स आर द बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत. ठीक है, सो इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. ठीक है, सो लोक अदालत लास्ट सेशन में इफ यू रिमेंबर, जिन्होंने नहीं देखा है वो नालसा जरूर जाके देखिए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर दैट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इज गोइंग टू बी द बेस फॉर दिस पर्टिकुलर लोक, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस लोक अदालत, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी. ठीक है, चलिए. तो लोक अदालत मैंने पहले ही बताया था. लोक व्हाट डज इट मीन? इट मींस पीपल्स. ठीक है, एंड अदालत मींस कोर्ट. तो एक प्रकार की पीपल्स, लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, जो कि हमें एंशिएंट टाइम पीरियड में देखने को मिलता था. जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था कि पहले के टाइम में हम देखते थे कि जो रूरल एरियाज, इवन आज भी कई रूरल एरियाज में इस तरीके की जो है मतलब पंचायत जो है, जिनको हम उस समय पंचायत भी कहा जाता था, कि कुछ पंच बैठते थे, पूरा गांव इकट्ठा होता था, उस पर एक सहमति बनती थी, पंच एक डिसीजन लेते थे. कुछ उसी टाइप का सिस्टम हमने जो है अभी मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हमें देखने को मिलता है, जिसे हम नाम दे रहे हैं लोक अदालत. लेकिन यहां पर जुडिशरी का जो है इन्वॉल्वमेंट होगा, और ये डिफरेंस हमें पुराने एंशिएंट सिस्टम में जो अदालतें या जो पंचायत इस तरीके की देखने को मिलती थी, जो कि इन छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को जो है सेटल डाउन किया करती थी. बट इन द मॉडर्न पीरियड जो हम लोक अदालत देखने को जो हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो वो हम ऑर्गेनाइज, जब उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से उसके कंपोजिशन किया जाता है ना, लोक अदालत का, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होगा. ठीक है, लोक अदालत की अगर मैं बात करता हूं तो इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स. ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं. द टर्म लोक अदालत मींस पीपल्स कोर्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स. ठीक है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत को किस तरीके से डिफाइन करता है? दैट इट इज एन ओल्ड फॉर्म of adjudicating system prevalent in the ancient India, and its validity has not been taken away even in the modern days too. ठीक है, एंशिएंट टाइम पीरियड में जो हमको चीज देखने को मिलती थी, आज मॉडर्न टाइम में भी हमने इसको क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है. बट हाँ, सर्टेन जो है रिफॉर्म्स के साथ हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है. It is one of the component of the alternate dispute resolution, that means ADR. अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. भाई एक तो क्या है, एक तो अगर कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करना चाहते हैं तो कहां जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे. बट लोक अदालत इज गोइंग टू बी अ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ठीक है, डिफरेंस क्या है? अगर हम कोर्ट की बात करते तो एज यू ऑल नो कि कोर्ट हमारा जो लीगल सिस्टम है आज का, अगर अगर हमारे लीगल सिस्टम की बात करते तो एज यू ऑल नो कि यहां हमारा जो लीगल सिस्टम है कैसा है, जहां पर हर एक छोटे से केस के लिए भी कई सारी जो है बहुत टाइम तक वो केस चलता है, और तारीख पे तारीख जो है चलती रहती है. ठीक है, और ये जो प्रोसीजर है, मतलब नॉर्मल अगर हम कोर्ट की बात करें तो जो प्रोसीजर अपनाई जाती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है,
बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, आपको पता है, क्योंकि हर जब जब आपका लॉयर कोर्ट में जाएगा तो उसको हर हियरिंग के पैसे देने पड़ेंगे, और भी जो भी आपको तो ये जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंसिव भी होती है। तो उसका एक अल्टरनेटिव तरीका हमने निकाला है, जिसको हम नाम दे रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि दैट इट इज बीन अ कंपोनेंट ऑफ एडीआर, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कोर्ट के अलावा किन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो लोक अदालत इज वन ऑफ देम, है ना, ठीक है, जहां पर आपको जो है जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि इनफॉर्मल, चीफ और कैसा होने वाला है, एक्सपीडियस जस्टिस टू द कॉमन पीपल, ठीक है। अभी लोक अदालत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर कोई भी इस तरीके से, जैसे हमने नालसा में देखा था कि देयर वर ओनली सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु विल गेट बेनिफिटेड अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट, बट जब हम लोक अदालत की बात करते हैं तो यहां पर हमें यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है, यहां पर जो भी व्यक्ति जाना चाहता है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन अप्रोच टू द लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑल दोस कंपाउंडेबल, और हम कह सकते हैं जो भी छोटे मोटे पेटी केसेस होने वाले हैं उनके सेटलमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति लोक अदालत को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया यहां तक आप लोग को कि ये जो प्रोसीजर है ये क्या है। एक तो देखो, सबसे पहले बात तो अगर हम बात करें कि क्यों कोई व्यक्ति लोक अदालत में जाना पसंद करेगा, तो अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है तो वहां पर क्या करेगा व्यक्ति, कोर्ट में जाए, इससे अच्छा लोक अदालत चल जाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होने वाली है, ठीक है। उसके साथ साथ जो प्रोसीजर अपनाई जाएगी वो लेस कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, इनएक्सपेंसिव होगी। सो कोई भी इंडिविजुअल लोक अदालत को अगर अप्रोच कर रहा है तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक रीजन जो आपको भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इनएक्सपेंसिव और जस्टिस भी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो कोई भी जो मैंगो पीपल है, दैट मींस द आम आदमी जो है वो क्या करेगा, लोक अदालत की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। इससे एक और चीज क्या हो रही है, इसका एक और बेनिफिट क्या है कि जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर से जो वर्कलोड है वो भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम हो रहा है। वर्कलोड भी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो लोक अदालत के कई सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इसीलिए इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया है। अगर हम बात करें लोक अदालत की, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो लोक अदालत है वो स्टैब्लिश किया गया था गुजरात में। मान लीजिए अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ले कि लोक अदालत जो है पहली बार, दो चीजें कहां पर और कब। So for the very first time, Lok Adalat camps were organized in Gujarat in the year 1982. बात समझ में आ रही है? The first Lok Adalat camp was organized in Gujarat in the year 1982, and but at that time 1982 में जब इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। कैसी बॉडी थी? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्योंकि कोई एक्ट के तहत इसको फॉर्म नहीं किया गया था। बट आफ्टर 1982 में भी जब ये गुजरात में कैंप ऑर्गेनाइज किए गए लोक अदालत के, तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और टाइम के साथ आफ्टर 1982 यू विल सी कि ये और ज्यादा जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ने लगी, ये और ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा। सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड कि इसको जो है एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए, एंड एज अ रिजल्ट, in a view of its growing popularity over the time, it was given a statutory status. कैसा स्टेटस दिया गया इसको? स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है, अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, है ना। वही मैंने आपसे कहा था कि भाई दैट इज वाई हमने इसके पहले सेशन में नालसा को अच्छे से पढ़ा, क्योंकि नालसा इज गोइंग टू बी दी बेस फॉर दिस पर्टिकुलर लोक अदालत, ठीक है। तो जो नालसा एक्ट आया था 1987 का, उसके तहत इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। द एक्ट मेक्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द लोक अदालत। तो लोक अदालत किस तरीके से फंक्शन करेगा, लोक अदालत को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑल दिस प्रोविजंस हैज बीन गिवन अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इट्स कंपोजिशन, ठीक है। चलिए, सो
सब मैंने लास्ट लेक्चर में भी जब हमने नालसा की बात की थी तब मैंने जो आपको हायर की बताई थी, है ना, नेशनल लेवल पर होने वाली है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर एक बार देखें तो नेशनल लेवल पर होगी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे होगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, और ब्लॉक लेवल पर होगी तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। इज दैट क्लियर? सो ये सभी जो अथॉरिटीज होने वाली है, ठीक है, देख लीजिए, द स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द तालुका लीगल सर्विस कमिटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट such intervals and places and for exercising such jurisdiction and for such areas as it thinks fit। जहां पर भी इन्हें लगेगा कि इन सभी में से किसी को भी लगेगा कि भाई यहां पर जरूरी है कि अब लोक अदालत, अब ये कैसे पता चलेगा, आपका ये मेंशन नहीं है लेकिन हम सोच के देखते हैं। भाई अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आप देख रहे हो कि जो केसेस आ रहे हैं को वहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो भी जनपद लेवल पर अगर जो भी कोर्ट है, तो यहां पर जो भी केसेस आ रहे होंगे, अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो इस जगह पर अगर इस कमिटी को या इस अथॉरिटी को तालुका या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे लगता है या इवन इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट या नेशनल लेवल पे भी, तो अगर ये चाहें तो ये क्या करेंगे, ये उस पर्टिकुलर जगह पे जहां भी इनको ठीक लगेगा कितने इंटरवल में, ऐसा कोई प्रोसीजर फिक्स नहीं है कि भाई हर महीने लोक अदालत लगाई जाएगी। जब इनको जहां पर भी जिस समय जितने टाइम इंटरवल में इनको जरूरी लगेगा ये लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा किसका? स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड along with them सुप्रीम कोर्ट as well as the हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैव दैट पावर कि वो जब चाहे जैसे टाइम इंटरवल में चाहे वो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कौन करेगा ये तो हमें इस पॉइंट में समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी लोक अदालत, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कंपोजिशन की कि भाई लोक अदालत में कौन कौन होगा, ठीक है। सो एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया शेल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है। जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, लोक अदालत के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? रिटायर्ड और सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स। इज दैट क्लियर? और उनके साथ में देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट में जो है उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है कि जनरली अ लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर्स एज द चेयरमैन। जुडिशियल ऑफिसर जो है वो क्या होगा? लोक अदालत का चेयरमैन होगा। और मेंबर कौन होंगे? तो मेंबर होंगे लॉयर एज वेल एज द सोशल वर्कर्स जो है उन्हें एज अ मेंबर उस पर्टिकुलर एरियाज में जो भी सोशल वर्कर्स है, लॉयर्स होंगे, ये लोग क्या होंगे? इन लोगों को क्या अपॉइंट किया जाएगा? एज द मेंबर ऑफ दिस लोक अदालत, ठीक है। और यही क्या करेंगे? जो भी वो केसेस इनके सामने आएंगे दोनों पार्टी के बीच जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको रिजॉल्व करने का काम करेंगे। इज दैट क्लियर? एक बार और देख लें, रिपीट कर ले। तो इन द फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, तो ऑर्गेनाइज कौन करेगा ये हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होने वाली है एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, जब चाहे जितने टाइम इंटरवल में चाहे जैसे चाहे ये जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अदर देन दैट इन द सेकंड पॉइंट वी हैव सीन इसका कंपोजिशन। तो यहां पर एक जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? रिटायर्ड और सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स। और मेंबर्स में कौन होने वाला है? तो सोशल वर्कर्स एज वेल एज द एडवोकेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अलॉन्ग विद द अदर लीगल सर्विस अथॉरिटी कंडक्ट्स द लोक अदालत। हाँ भाई अभी हमने देखा, ठीक है ना, कि लोक अदालत को कंडक्ट कौन करेगा? तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में जो अदर लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं वो कंडक्ट करेंगे लोक अदालत। नालसा, अब ये तो वो पॉइंट है जो हम पहले भी देख चुके हैं बट एक बार मैं रीड कर देता हूं। नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। बिल्कुल सही बात है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 9th of November 1995, ठीक है। 9th of November 1995 को जो है नालसा को इंप्लीमेंट किया गया सो दैट वो नेशन वाइड, है ना, सारे नेशन में एक यूनिफॉर्म लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, ऑल ओवर द नेशन में एक यूनिफॉर्म लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन इंप्लीमेंटेड,
है ना। एक्ट आया 1987 में और उसको इंप्लीमेंट कब किया गया है, दैट इज ऑन एनफोर्स्ड कब किया गया है, दैट इज ऑन 9th of November 1995। ठीक है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2002। ठीक है, 1987 को 2002 में अमेंड किया गया है। देखिए अब इसकी क्रोनोलॉजी अगर हम समझें तो 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया और इससे एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है। ध्यान से समझिए मेरी बात को जो मैं आपसे कह रहा हूं। आप कंफ्यूज ये मत होइए कि भैया नालसा एक्ट आया और ये नालसा एक्ट की वजह से लोक अदालत बन गया, बस इतना। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्ट आया और इस एक्ट से लोक अदालत बन गया, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत लोक अदालत तो बना, लेकिन वो उसका एक पार्ट है। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहला तो एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ साथ और अदर अथॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया, है ना स्टूडेंट्स। और हमने नालसा जो पूरा एक्ट देखा, हमने उसमें जाना कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, किन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, ये सब हमने जाना। ठीक है, तो नालसा एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत ये जो बॉडीज हैं, जो वेरियस लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, इनका क्या काम है, वो एक अलग काम कर रहा है नालसा एक्ट के तहत। सेकेंड थिंग, 1987 की जब ये एक्ट आया उसके तहत ही एक और प्रोविजन इसमें जो पार्ट देखने को मिला, दैट इज रिगार्डिंग द लोक अदालत, कि लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लोक अदालत किस तरीके से फंक्शन करेगा, क्या उसका जुरिडिक्शन होगा, ये भी इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है। मैंने आपसे कहा कि दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1987 was amended in the year 2002। मतलब अब ये जो चीजें चल रही थी इनके अलावा भी अब इसको अमेंड करके इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया गया, दैट इज रिगार्डिंग द परमानेंट लोक अदालत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 2002 में अमेंडमेंट करके एक और प्रोविजन इसमें इस नालसा एक्ट में ऐड कर दिया गया, दैट इज रिगार्डिंग द परमानेंट लोक अदालत। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो हर बार इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोक अदालत जो है, लोक अदालत की जगह पर परमानेंट लोक अदालत आ गया, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि लोक अदालत में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो जब 2002 में अमेंडमेंट होके जब वो पढ़ते हैं कि परमानेंट लोक अदालत आया, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड हियर, कि वो ये सोचेंगे, वो ये सोचते हैं कि लोक अदालत की जगह भाई अब परमानेंट लोक अदालत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोक अदालत अपना काम कर रहा है और उसके साथ में ही परमानेंट लोक अदालत, दोनों का जो एक वर्क स्पेस है वो दोनों का अलग है ना। मतलब ये अपने अलग एरिया में काम करेगा, अलग इन द सेंस का जो क्राइटेरिया या कौन जो केसेस इसके अंतर्गत है, जुरिडिक्शन जो होगा वो लोक अदालत का अलग है और परमानेंट लोक अदालत का अलग होने वाला है। इज दैट क्लियर, जो कि हम देखेंगे। तो 2002 में अमेंडमेंट होके परमानेंट लोक अदालत को भी इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैं बात करूं ना जुरिडिक्शन की, कैसे लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उसको हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जुरिडिक्शन की बात करें तो फिलहाल तो हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोक अदालत शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिटरमाइन एंड टू अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, लोक अदालत जो है क्या करने वाला है, लोक अदालत का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंडेबल केसेस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडेबल, दो पार्टी के बीच में जो भी कंपाउंडेबल केसेस है उनके निपटारे के लिए, ठीक है, या उनके उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहां पर सिर्फ सेटलमेंट होगा। क्या होगा, दोनों पार्टी के बीच में सिर्फ सेटलमेंट होगा। ठीक है, और वो जो सेटलमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो भी कैसे, एमिकेबल मैनर में, दैट मींस पीसफुल तरीके से यहां पर सेटलमेंट कराए जाते हैं। मतलब अब यही इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं है, मान लो मैं और मेरे साथ मेरे अपोजिट एक और पार्टी है, हमारा किसी बात को लेकर विवाद है या किसी लैंड को लेकर विवाद है कि मैं कह रहा हूं वो लैंड मेरी है, वो कह रहे हैं कि वो लैंड उनकी है, किसी ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया और एक ही लैंड दो व्यक्तियों को बेच के निकल गया। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई वो लैंड मेरी है, वो कह रहे हैं वो लैंड उनकी है, कंपाउंडेबल केसेस है, हम दोनों ने बोला कि भाई कोर्ट में जाने से बेहतर है
मैंने मतलब सर कंपलसरी नहीं कि दोनों पार्टी एग्री करे, वो भी हम अभी देखेंगे, बट अगर एक पार्टी भी अप्रोच कर रही है तो मैं जो है कोर्ट को, जो केस को लोक अदालत लेके चला गया। अब लोक अदालत में जब ये चीजें सारी हो रही होंगी तो वहां पर क्या होगा, मैं और मेरे जो अपोजिट पार्टी है, हम दोनों के बीच में उस केसेस का सेटलमेंट हो सकता है। यार आपने आज तक कई बार सुना होगा ना, ठीक है ना, वो हो जाती है ना, अपन देखते हैं कि वो लड़कों की लड़ाई हो जाती है तो वो बोलते हैं कि हाँ वो सेटलमेंट हो गया, वो तो है ना, वो वही सेटलमेंट है। सेटलमेंट क्या कि भाई आपसे सुलह हो गई, ठीक है। अब वो सेटलमेंट कब होगा, अब वो सेटलमेंट तभी होगा ना जब दोनों पार्टी एग्री करेगी। अगर एक बोलेगा नहीं मैं तो मारूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। सेटलमेंट, पुरानी लड़ाइयां हमने वो देखी ना, जो हम बचपन में जो है लड़के ज्यादातर किया करते थे, तो वो सुलह हो गई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो फिर तो झगड़ा होना ही है। दैट वही चीज यहां पर भी है भाई, दोनों पार्टी अगर एग्री हो गई सेटलमेंट में, अब वो सेटलमेंट जो भी हो, जो भी उन्होंने एक उसका सॉल्यूशन निकाला हो, अगर वो दोनों पार्टी उस चीज पर एग्री हो गई तो बात ठीक है। अदरवाइज दोनों क्या बोलेंगे, अगर एग्री नहीं हो रहे तो बात खत्म होगी, दोनों फिर कहां जाएंगे, कोर्ट में। दैट मीन्स कि लोक अदालत कोई एक फाइनल डिसीजन, मतलब अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं कर रही हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो लोक अदालत का कोई डिसीजन नहीं आएगा, लोक अदालत कोई भी अपना डिसीजन नहीं दे पाएगा। लोक अदालत अपना फाइनल वर्डिक्ट तभी देगा जब दोनों पार्टी क्या हो रही होंगी, उस पर्टिकुलर चीज पर एग्री करेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। So लोक अदालत shall have the jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मतलब लोक अदालत में ना तो कोई जीतता है ना तो कोई हारता है। इज दैट क्लियर। सेटलमेंट होगा तो जीत भी किसी, दोनों पक्षों की जीत होगी, दोनों पार्टीज की जीत होगी, ठीक है ना। आगे, बिटवीन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केसेस। अब कौन कौन से केसेस लोक अदालत में लाए जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से केसेस लोक अदालत में लाए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो वो सभी केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, मतलब हो सकता है कि शायद मैंने, है ना, और मेरे जो अपोजिट पार्टी है, हम दोनों ने केस लगा दिया कोर्ट के अंदर, ठीक है, कहां लगा दिया, कोर्ट में, और अभी वो केस वहां पर पेंडिंग है। तो अभी वो केस वहां पे पेंडिंग है, मैंने देख लिया कि भाई टाइम लग रहा है, तो हो सकता है कि मैंने एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन को मैंने कहा उस एप्लीकेशन में कि भाई मैं ये केस जो है वो लोक अदालत में ट्रांसफर कराना चाहता हूं, तो मेरे अकेले की एप्लीकेशन भी काफी होगी उसको लोक अदालत में ट्रांसफर कराने के लिए, दोनों पार्टियों की जरूरी नहीं है। और दूसरा केस होता है वो केसेस विच आर एट द प्री लिटिगेशन स्टेजेस, ठीक है ना, वो केसेस की हम बात कर रहे हैं जो कहां पर होंगे, प्री लिटिगेशन स्टेजेस, ठीक है। आप कहीं पढ़ो, अगर आप लक्ष्मीकांत अगर मान लीजिए फॉलो करोगे तो वहां पे लिखा है 2 पॉइंट में कि एक तो वो केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एंड द सेकंड वन was those cases which are at the pre litigation stages and what does it mean, मतलब वो केसेस जो अभी कोर्ट में नहीं गए हैं, ठीक है ना, कोर्ट में अभी नहीं गए हैं। तो ये दोनों केसेस जो हैं उनको लोक अदालत में भेजा या लोक अदालत में जो है ले जाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट में पेंडिंग है ना, हमने केस लगा दिया, कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, अभी डिसीजन नहीं आया है, तो वहां पे मैं या जो मेरे सामने वाली पार्टी, हम दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन देके, और सेकंड वाले केस में भी सिमिलर सिनेरियो में चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है। वहां तो हम पहले ही ले जा सकते हैं, यहां पर पहले वाले में हमें एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, सेकंड वाले में एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे, एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रेफर्ड टू द लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट, है ना, वो केसेस जो लोक अदालत में पेंडिंग है उनको जो कोर्ट में पेंडिंग है उनको लोक अदालत में भेजा जा सकता है। कैसे, इफ द पार्टीज एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट्स इन द लोक अदालत, अगर दोनों पक्ष अगर सहमत हैं इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, और इफ वन ऑफ द पार्टी अप्लाइज फॉर रेफरल ऑफ द केस टू द लोक अदालत, अगर दोनों में से कोई एक पार्टी भी अगर कहती है और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, मान लीजिए कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई छोटा मोटा केसेस है, लोक अदालत में इसका निपटारा, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, सो द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्टिकुलर मैटर कैन बी सॉल्व्ड बाय अ लोक अदालत, तो उसको वहां भी भेजा जा सकता है। तो क्या क्या कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उनको लोक अदालत में किस तरीके से भेजा जा सकता है, तो 3 तरीके से, अगर दोनों पार्टी एग्री करे, या दोनों में से कोई एक पक्ष जो है वो लोक अदालत में केस को ले जाना चाहता हो तो वो एप्लीकेशन फाइल करके उसको भेजा जा सकता है,
और तीसरा, अगर कोर्ट खुद सेटिस्फाइड है कि भाई ये पर्टिकुलर मैटर लोक अदालत में उसको रिजोल्व किया जा सकता है, तो वो उस पर्टिकुलर मैटर को, उस केस को लोक अदालत को रेफर कर देगा। इज दैट क्लियर? आगे, इन द केसेस ऑफ अ प्री लिटिगेशन स्टेजेस, है ना, मतलब वो केसेस जो अभी कोर्ट में नहीं आए हैं, दिस पर्टिकुलर मैटर कैन बी रेफर टू द लोक अदालत ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। जो भी पार्टियां इन्वॉल्व है डिस्प्यूट में, उनमें से कोई एक पार्टी जो है अप्रोच करके उसको वहां पर भेज सकता है। ठीक है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई कौन कौन से मैटर, सो मैटर सच एज कंपाउंडेबल, देखो मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट, ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है ना, प्रॉपर्टीज को लेकर या किसी भी चीज, अन्य चीज को लेकर अगर विवाद है, फैमिली डिस्प्यूट है। इवन क्रिमिनल केसेस भी, ध्यान से सुनिएगा, क्रिमिनल केसेस को भी लोक अदालत में सुना जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं क्रिमिनल केसेस भी, लेकिन क्रिमिनल केसेस कैसे, जो कंपाउंडेबल हो नेचर में, कैसे हो, कंपाउंडेबल हो, ठीक है ना, है ना। जैसे ही मैंने आपको, आप भी आपको होमवर्क भी ले लीजिए, ठीक है, ये आप थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करना, ठीक है, कि आखिर कंपाउंडेबल का मतलब क्या है। तो डिफरेंस जो है आप देखिएगा और उसको वहीं साइड में लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन मैं तो शॉर्ट में आपको बता ही देता हूं, लेकिन आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई जब हम ऑफिसर बनने के बाद ये सिखाई नहीं जाएंगी। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप उतने एक बेहतर एक सिविल सर्वेंट साबित होंगे, अगर आपको इन बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज है तो। ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, अब मैंने कहा ना आपसे कि जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, दैट मींस जो मतलब मान लीजिए मर्डर है या रेप है ना, या रॉबरी है, तो ये केसेस ऐसा थोड़ा होगा कि चोरी, कि आपने वो चोरी कर ली, आपको चोर पकड़ में आ गया और आप बाहर जाके उससे मैटर जो है रिजॉल्व कर रहे हो कि भाई जो है इतना दे दे बाकी रख ले, तो ऐसे ऑब्वियस सी बात है ना, ये पॉसिबल नहीं है। सो जो कंपाउंडेबल केसेस होंगे, केवल उन्हीं केसेस का निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है, वेयरएज वो क्रिमिनल केसेस जो कि हीनियस क्राइम्स होते हैं, उन पर्टिकुलर केसेस को कोर्ट के बाहर सेटल नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फिर भी आप लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे एक बार देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंड एक्विजिशन केसेस जो मैंने मेरा एग्जांपल दिया, लेबर डिस्प्यूट्स, वर्क्समैन कंपनसेशन केसेस, बैंक रिकवरी केसेस एटसेट्रा आर बीन टेकन अप इन द लोक अदालत। तो लोक अदालत में किन तरीके, और यही सबसे बड़ा, ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई सो? क्योंकि इसी पर्टिकुलर पॉइंट से वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन द लोक अदालत एंड द परमानेंट लोक अदालत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई यही पर्टिकुलर पॉइंट से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि आखिर लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से जो मैटर्स हैं, यही वो मैटर्स हैं जो लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। इज दैट क्लियर? और भी क्या चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे, बट ये सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, हाउएवर द लोक अदालत shall have no jurisdiction in respect of any case or matter relating to an offenses not compoundable under any law। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब जो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपाउंडेबल, हमने देख लिया कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल केसेस, तो लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि उनका जुरिडिक्शन केवल उसी उसमें होगा जो कि कंपाउंडेबल है। जो नॉन कंपाउंडेबल होंगे उनको, उनका जुरिडिक्शन यहां पर नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे पावर्स की बात करें तो इनके पास वो सभी पावर होगी जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है। यस और नो? है ना, सिविल कोर्ट के पास जो जो अधिकार होंगे वो सभी पावर लोक अदालत के पास भी होगी अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908। इसके अलावा फर्दर अ लोक अदालत शैल हैव द रिक्विजिट पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स कमिंग बिफोर इट। मतलब लोक अदालत किस तरीके से काम करेगा, क्या प्रोसीजर को फॉलो करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये लोक अदालत खुद डिसाइड करने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोक अदालत के पास किस तरीके की पावर, मतलब किस तरीके से वो काम करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये वो खुद डिसाइड करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर अ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ judicial proceeding within the meaning of the Indian Penal Code, and every lok adalat shall be deemed to be a civil court for the purpose of the Code of Criminal
प्रोसीजर। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि जो भी प्रोसीडिंग्स लोक अदालत के अंदर चल रही होगी उसको एक कैसा दर्जा दिया जाएगा? इट शैल डीम टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड, एंड एवरी लोक अदालत शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोर्ट, क्योंकि सिविल पावर्स तो है, तो ये तो हमने देख लिया, फॉर द पर्पस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973। क्रिमिनल केसेस से भी डील कर रहा है ना, बट ओनली दोस क्रिमिनल केसेस विच आर कंपाउंडेबल इन नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। एन अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत शेल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट और एन ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट। डिक्री मतलब एक तरीके का आदेश होता है। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब एक प्रकार का ऑर्डर समझ लीजिए, आदेश समझ लीजिए। ठीक है, तो लोक अदालत के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा उसकी एक सेम वो अपनी पावर या उसकी मान्यता एक सिविल कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन या डिक्री के बराबर ही मानी जाएगी। मतलब द डिसीजन दैट हैज बीन गिवन बाय द लोक अदालत विल बी बाइंडिंग, विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लोक अदालत के द्वारा दिया गया जो भी डिसीजन होगा वो दोनों पक्षों के ऊपर क्या होगा? बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा, दोनों को मानना उसको जरूरी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे वही बात है, एवरी अवार्ड मेड, अवार्ड मतलब जो भी डिसीजन सुनाया जा रहा है, मत समझ लेना अवार्ड मतलब हाँ अवार्ड है ना। एवरी डिसीजन दैट हैज बीन made by the lok adalat shall be final and binding on both the parties to the dispute, and no appeal, this is very important, no appeal shall lie to any court against the award of the lok adalat. Is that clear? कोई भी अपील जो है वो नहीं की जा सकती। जो अब देखो आप बोलोगे सर ये तो गलत बात हो गया, अपील क्यों नहीं कर सकते सर कोर्ट के अंदर? जुडिशियल रिव्यू आपने पढ़ा है कि सर जुडिशियल रिव्यू की पावर तो है, कोर्ट के पास जाने की पावर तो है, बट आप यहां पर ध्यान दीजिए भाई, लोक अदालत में केसेस कैसे सॉल्व होते हैं? सेटलमेंट के थ्रू, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू। ठीक है, तो दोनों पक्षों ने जब वो सेटलमेंट किया होगा है ना, कॉम्प्रोमाइज करके ही तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो लोक अदालत कभी भी फाइनल डिसीजन या वर्डिक्ट अपना सुना ही नहीं पाता। बट क्योंकि दोनों पार्टी ने एग्री किया है, म्यूचुअली एग्री किया है और वो सेटलमेंट हुआ है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट इज pretty much obvious कि भाई जो डिसीजन होने वाला है वो बाइंडिंग होने वाला है। ये तो अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें ये अधिकार होना चाहिए तो ये तो टाइम वेस्ट होगा पूरा लोक अदालत का। इज दैट क्लियर? और वैसे भी ये मैटर कैसे सॉल्व हो रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? बेनिफिट्स की बात करें, वैसे बेनिफिट्स तो आप लोग अब इतनी देर में अपन समझ ही गए हैं, ठीक है, बट फिर भी द बेसिक फीचर ऑफ द लोक अदालत आर द प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल। नाउ जस्ट आप याद कैसे करना है, अपने को रटना तो है नहीं, कैसे याद किया? स्पीडी ट्रायल। ठीक है, कि भाई केस जल्दी निपट जाता है, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर जो है वो फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू दी अदर कोर्ट, जो जहां पर प्रोसीजर जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। लोक अदालत में प्रोसीजर बहुत ज्यादा जो है हम कहेंगे कि फ्लेक्सिबल होती है, साथ ही साथ ट्रायल भी जो है वो बहुत जल्दी कम समय लेकर खत्म होता है, दैट मीन स्पीडी ट्रायल होता है। देयर इज नो कोर्ट फी, ठीक है, किसी प्रकार की कोर्ट फी नहीं लगती। और अगर मान लीजिए कोई केस कोर्ट में पेंडिंग था तो उसने तो कोर्ट फी भर दी होगी, लेकिन अगर लोक अदालत में उस केसेस का रिजॉल्व हो जाता है तो वो पैसा भी आपको वापस क्या कर दिया जाएगा? रीपे कर दिया जाएगा, सॉरी। ठीक है, आगे द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज। भाई लोक अदालत में जो पार्टी है, जो दोनों पक्ष हैं, वो डायरेक्टली जज से इंटरेक्ट कर सकते हैं लोक अदालत में, लेकिन नॉर्मल कोर्ट में ऐसा होगा क्या? नहीं। नॉर्मल कोर्ट में जो दोनों पक्ष के जो काउंसिल होंगे सिर्फ वही जो है इंटरेक्ट करेंगे। अरे हाँ भाई, अब तो आप देखते हो ना, अभी तो चलो आपको नहीं पता था, अभी तक तो अपन ने सिर्फ वो मूवी वाला सीन ही देखा है कि सारे लोग बैठे हैं और सब पक्ष बैठे हुए हैं और चीज हो रही है ना। वो सिर्फ मूवी में, इसलिए मूवी के आगे लिखा होता है कि इस मूवी के सभी पात्र काल्पनिक है, रियलिटी बहुत अलग है। इज दैट क्लियर? अभी आप देखते हो ना कि आफ्टर कोरोना यू विल सी कि बहुत सारी कोविड के बाद अब जो हियरिंग है वो ऑनलाइन हमें देखने को मिल जाती है। सो देयर यू विल सी कि वहां पर कोई भी पक्ष के जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वहां पर कौन होता है? काउंसिल होते हैं, और वो काउंसिल जो है उनकी जगह पर इंटरेक्ट करता है। बट इन द केस ऑफ लोक अदालत पार्टीज कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जजेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट,
The award given by the Lok Adalat is binding on the party and it has the status of a decree of a civil court and it is non-appealable, which does not cause the delay in the settlement of dispute. ठीक है, बात समझ में आई मेरी? बस यहां तक तो हमने पहले ही देख लिया, बट यहां पर एक जो है, यहां पर एक ड्रॉबैक भी जो हमें देखने को मिलता है. सबसे बड़ा ड्रॉबैक सुन लीजिए कि यहां पर लोक अदालत का ड्रॉबैक स्टूडेंट जरूर सुन लीजिए. लोक अदालत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर मान लीजिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही होगा कि अगर ये लोक अदालत में केसेस को रिजॉल्व या डिस्प्यूट रिजॉल्व तभी होगा जब दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करेंगी. इज दैट क्लियर? जब दोनों पार्टी म्यूचुअली क्या करेंगी? एग्री करेगी. इज दैट क्लियर? अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री नहीं करेगी तो एज अ रिजल्ट, देखो लोक अदालत में हियरिंग तो चल रही है, ठीक है, प्रोसीजर जो है वो सब फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अगर बाद में जो भी लोक अदालत कह रहा है दोनों पक्षों को, अगर वो दोनों पक्षों के बीच में सहमति नहीं बन रही है, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन अगर अराइज नहीं हो पा रही है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वापस से वो केस कहां जाएगा? वो केस वापस से जाएगा जुडिशरी के पास, दैट मींस कोर्ट के पास. तो ये जो मैटर का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि भाई बिना किसी देरी के मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है लोक अदालत में, लेकिन वो यहां पर वापस से अगर चला गया तो वापस से प्रोसीजर तो वही लंबा हो गया. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इन द लोक अदालत. इज दैट क्लियर? चलिए, तो दो तरीके की अदालत हम देख चुके हैं. एक तो हमें नेशनल लोक अदालत जो अभी हमने बात करी, और दूसरा जो है दैट इज द परमानेंट लोक अदालत. ठीक है, इसको जल्दी से शॉर्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं. लोक अदालत जो है 1987 के पर्टिकुलर नालसा एक्ट के तहत हमको देखने को मिलती है, बट दिस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 वाज अमेंडेड इन द ईयर 2002. कब? 2002 में इसको अमेंड किया गया, एंड वाया दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक और लोक अदालत स्टैब्लिश की गई जिसको हमने नाम दिया है परमानेंट लोक अदालत. एंड इफ यू विल सी कि मैंने आपसे कहा था लोक अदालत के जो कौन कौन से केसेस से डील करता है, ये उसको सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करेगा. दिस वाज द मेजर पॉइंट जो उसको डिफरेंशिएट कर रहा है लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत को. लोक अदालत कौन कौन से मैटर से डील करता है? फैमिली डिस्प्यूट्स होगा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, लैंड एक्विजिशन के केसेस हो गए, बैंक रिकवरी के केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस, बट दोस क्रिमिनल केसेस व्हिच आर कंपाउंडेबल इन नेचर. ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, परमानेंट लोक अदालत, establishment of permanent lok adalat to handle the issues involving the public utility services. क्या बोला है यहां पे? ये परमानेंट लोक अदालत उन मैटर्स को रिजॉल्व करता है विच डील्स विद द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब स्टूडेंट्स जैसे कि MTNL या BSNL, ठीक है, या जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, ठीक है, तो वो सर्विसेज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. और ऑब्वियसली बात है कि दूसरे पक्ष पे तो कौन होगा? जो भी अग्रीव्ड है. तो अगर इनके बीच में कोई विवाद है तो इन विवादों को, इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए परमानेंट लोक अदालत को स्टैब्लिश किया गया है. मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे MTNL है, BSNL है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, तो अगर यहां पर कोई भी डिस्प्यूट आएगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो उनका निवारण, उनका सॉल्यूशन कहां रिजॉल्व किया जाएगा? उनको परमानेंट लोक अदालत में. इज दैट क्लियर? लोक अदालत में किस तरीके के मैटर रिजॉल्व हो रहे हैं, तो वो अपना काम पैरेलली कर रहा है. परमानेंट लोक अदालत पैरेलली अपना काम कर रहा है. दोनों का दायरा, दोनों का जुरिडिक्शन अलग है. इज दैट क्लियर? बट एक तो डिफरेंस ये हो गया दोनों के बीच में. लेकिन एक और अगर हम बात करें यहां पर कि इसमें कौन होगा परमानेंट लोक अदालत में, तो इट विल बी चेयर्ड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज और अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है, who is or has been a district judge or has held a judicial office higher in the rank than that of the district judge, as well as the two other person with adequate experience in the public utility services. तो भाई क्या बोला गया है यहाँ पे कि जज मतलब जो ऑफिसर, मतलब जैसे हमने वहां पे कहा था कि चेयरमैन कौन होगा, तो वो व्यक्ति जो कि एडिशनल या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो और बाकी अदर्स उसके मेंबर्स होंगे. ठीक है, अब यहां पर एक और चीज जो इसको अलग बना रही है परमानेंट लोक अदालत को लोक अदालत से, वो ये है कि लोक अदालत में होता है कॉम्प्रोमाइज. इज दैट क्लियर?
तो लेकिन परमानेंट लोक अदालत में क्या होगा, बस ये लास्ट टॉपिक है। लोक अदालत में जो भी केसेस होंगे उनका क्या होता है, सेटलमेंट होता है, या उन केसेस को वाया कॉम्प्रोमाइज के जरिए सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब हम परमानेंट लोक अदालत की बात करते हैं तो यहां पर केसेस को पहले कोशिश की जाती है सेटलमेंट के थ्रू या कॉम्प्रोमाइज के थ्रू सॉल्व करने की। लेकिन जब दोनों पक्ष अगर किसी कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट पर नहीं आ पाते, देन यहां पर जो परमानेंट लोक अदालत है वो मेरिट्स पर केसेस को सॉल्व करेगा या अपना डिसीजन देगा। सॉल्व करेगा दैट मींस अपना डिसीजन देगा। यहां पर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, अगर सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो लोक अदालत कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा। बट इन द परमानेंट लोक अदालत अगर दोनों पार्टी के बीच में कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो परमानेंट लोक अदालत हैव दैट पावर कि वो उन केसेस को मेरिट्स पर रिजॉल्व करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मतलब परमानेंट लोक अदालत के पास यहां पर ज्यादा पावर है, ठीक है। ये नहीं दे सकता ऑर्डर, लेकिन ये मेरिट्स के बेसिस पर केसेस को रिजॉल्व कर सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द लोक अदालत एंड द परमानेंट लोक अदालत, हमने मेन फोकस जो है आज लोक अदालत पे किया है। उसको परमानेंट लोक अदालत के साथ डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है वो भी हम लोगों ने यहां पर देखा। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक तो अच्छे से जो है कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, तो जैसे एक तो बेनिफिट्स है कि लोक अदालत के क्या क्या एडवांटेजेस है, 5 मार्क्स में बताओ, तो भाई बना के बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। देन पावर्स के बारे में आ जाए, ज्यूरिडिक्शंस के बारे में, ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बेनिफिट्स, पावर, ज्यूरिडिक्शन। चौथा आप जो तैयार करें रिगार्डिंग इट्स मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये तो शॉर्ट नोट में आ जाएगा अगर मान लीजिए पूछा जाएगा तो। और कौन कौन से केसेस से डील करेंगे, इसका कंपोजिशन कैसे होगा, मान लीजिए कंपोजिशन ही आगे आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो जैसे कि मैंने बताया कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। अगर मान लीजिए 11 मार्क्स में 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है, बट मान लीजिए अगर 11 मार्क्स में आया तो हमारे पास एक प्रॉपर अच्छे से इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, ठीक है। किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंपोजिशन, उसके फंक्शंस, पावर्स और ज्यूरिडिक्शन एंड अलोंग विद दैट बेनिफिट्स। और इसके साथ में ही आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का 5 से 6 लाइन का कंक्लूजन तैयार करके हर एक टॉपिक का, मतलब मैंने ये टॉपिक पढ़ा है बट इसके अलावा भी आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल का आप जो है एक अलग से वो बना के कंक्लूजन बना के रख दो। फिर प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप वहां पे वो कंक्लूजन उठा के कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने आंसर में। इज दैट क्लियर? ऐसे ही हर टॉपिक का बना लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर अगर आईएएस के इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम बात करेंगे आगे हमारे परमानेंट लोक अदालत के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।